क्या आपको कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करने में इश्यूज का सामना है, चाहे वो लीड कोड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो या एग्जाम्स के दौरान कोई ट्रिकी प्रॉब्लम। इस सूरत हाल में अगर आप अपने आप को कंफ्यूजन का शिकार महसूस करते हैं, आपके लिए सही एल्गोरिदम का इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। मसलन आप सोचते रहते हैं कि लीनियर सर्च बेहतर है या बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट का इंतखाब करें, बबल सॉर्ट का या टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का, BFS ज्यादा इफेक्टिव है या DFS। क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट अप्रोच है या ग्रीडी एल्गोरिदम बेहतर है? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, 2 पॉइंटर टेक्निक या स्लाइडिंग विंडो इस इशू को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकती है? अगर आपको इन सवालात के जवाब तलाश करने में परेशानी का सामना है तो ये आपकी गलती नहीं है। असल वजह यह है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है आपने मुख्तलिफ वीडियोस और ट्यूटोरियल से बिट एंड पीसेस की सूरत में चीजें सीखी हों, जिससे कंप्लीट और कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। ये फ्रेगमेंटेड लर्निंग आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मजीद कंफ्यूजन का शिकार करती है। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड साबित होगी। इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को डिटेल से और आसान अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि ये टेक्निक्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इसे कब इस्तेमाल करना है। चाहे आप बिगनर्स हैं या अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के कंटेंट्स पर एक नजर डालते हैं। हम यहाँ पे सर्च एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके कोड को हम एनालाइज करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को, ग्राफ ट्रेवर्सर के बारे में हम देखेंगे और इसी तरह हम टेक्निक्स को भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। जहाँ तक हम सर्च एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें हमारा गोल ये होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो अरे हो, लिस्ट हो, उसमें से टारगेट एलिमेंट को फाइंड करना होता है। इसके लिए 2 किस्म के एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, एक लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च है। जहाँ तक लीनियर सर्च की बात है तो ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, इसको सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसकी सबसे ब्यूटी ये है कि ये अनसॉर्टेड डेटा पे हम इसे अप्लाई करते हैं और इसमें हम एलिमेंट बाय एलिमेंट सिंपली ट्रैवर्स करते जाते हैं और एलिमेंट्स को टारगेट के साथ मैच करते जाएंगे। अगर हमें वो एलिमेंट लोकेट होता है तो उसका इंडेक्स हम रिटर्न करते हैं और अगर एलिमेंट लोकेट नहीं होता है तो हम नल रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, लेट्स से इसमें हमने 17 को सर्च करना है तो सिंपली हम 29 के साथ मैच करेंगे, 87 के साथ, 89 के साथ, 21 के साथ, 23 के साथ और यहाँ पर ये हमें लोकेट हो जाता है एलिमेंट। तो बेसिकली हम करते ये हैं कि एक लूप चलाने के बाद उस डेटा स्ट्रक्चर के इंडेक्स को हम टारगेट एलिमेंट के साथ मैच करते जाएंगे, जहाँ पर वो लोकेट होता है हम इंडेक्स को रिटर्न करते हैं। ये एल्गोरिदम आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, आपने पहला क्वेश्चन ये करना है कि इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, इनपुट कॉन्स्टेंट क्या है। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेट्स से 200 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स हैं, तो आप किसी भी सर्च एल्गोरिदम की तरफ नहीं जाएंगे, आप लीनियर सर्च का इस्तेमाल करेंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपका डेटा बहुत ज्यादा है, 10⁵ है या बिग डेटा है, तो आप इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज जो ही बढ़ती हैं उसी हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। इसको अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास डेटा है और क्या आपने सर्च करना हो तो एग्जैक्टली आप देखें कि हम हर एलिमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप मैच कर रहे हैं और जहां पर जाके ये टारगेट मैच होता है इंडेक्स को रिटर्न कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो उस डेटा स्ट्रक्चर का पहला एलिमेंट हो, दूसरा एलिमेंट हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन एवरेज में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होती है और वर्स्ट केस भी O(n) होती है। हमें पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना होता है। पेज कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत अच्छी है, कोई डेटा एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जब भी हमारे पास डेटा कम है हम इस लीनियर सर्च का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए काफी एफिशिएंट है। एप्लीकेशन ये है कि इसको सिंगल और मल्टी डायमेंशनल दोनों एरियाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास एलिमेंट्स कम हो तो ये बेस्ट होता है, इफेक्टिव होता है, इजी होता है, फास्ट होता है। और अनसॉर्टेड डेटा हो तो ये एल्गोरिदम बहुत अच्छे से काम करता है। कोड अगर आप देखें, ये पाइथन का कोड देखें, जावास्क्रिप्ट का कोड देखें या जावा का कोड देखें, C++, सबकी लॉजिक सेम है। यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत आसान लगेगा। एक फंक्शन है, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर एरे पास करते हैं और टारगेट एलिमेंट पास करते हैं। लूप चलाना है उसकी लेंथ तक, फ्रॉम 0 टू लास्ट एलिमेंट, 0 इंडेक्स से लेके n-1 तक या पहले एलिमेंट से लेके एंड तक हम लूप चलाएंगे और जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा, पहला एलिमेंट 1 2 3 0 1 2 3 4
इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट के साथ मैच करेंगे। अगर मैच हो जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे, और अगर मैच नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर रहे हैं। सेम जावास्क्रिप्ट का भी यही कोड है। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च बहुत फास्ट टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक काम करती है सॉर्टेड डेटा के साथ। जब आपका डेटा सॉर्टेड हो तो ये टेक्निक काम करती है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है। इसमें हम डिवाइड एंड कनकर अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में, फिर उसके बाद उनमें से एक पोर्शन हमारा अप्रोप्रिएट सेट होता है जिसके ऊपर हमने सर्चिंग को अप्लाई करनी है, उसको मज़ीद डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे। इन द एंड जो स्मॉल पोर्शन होगा उस पे हम अप्लाई करते हैं अपना एल्गोरिदम। तो हम इसमें 2 पोर्शंस 2 हाफ में इसको डिवाइड करते हैं, और मिड एलिमेंट के साथ हम अपना टारगेट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर मिड एलिमेंट हमारा टारगेट एलिमेंट है तो उसके इंडेक्स को रिटर्न किया जाता है, अदरवाइज हम अपने अप्रोप्रिएट हाफ पे एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट एलिमेंट 60 है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 हाफ में, एक ये हाफ हुआ और एक ये हाफ हुआ। ये हमारा मिड एलिमेंट है, इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। अगर ये मिड एलिमेंट इसके साथ कंपेयर हो रहा है तो हम इसी के इंडेक्स को रिटर्न करते हैं, लेकिन इस केस में ये मिड एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये टारगेट एलिमेंट इस मिड से बड़ा है। अगर ये बड़ा है, यहाँ पे आप देखें कि ये बड़ा है, तो ये वाला पूरा पोर्शन हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं अपने सर्च में। तो अब आप देख सकते हैं कि डेटा कितना कम हुआ। लेट्स से कि हमारे पास 1 मिलियन का डेटा है, तो उसमें से 500,000 तो हमने इसको अलग कर लिया। अब यहाँ पर ये सर्च अप्लाई होगा, और होगा कैसे कि अब इसका लेफ़्ट जो था, पहले इसका लेफ़्ट यहाँ से था और राइट यहाँ तक था। अब लेफ़्ट यहाँ ये वाला बन गया, मिड +1 बन गया, और एंड इसका यहाँ पे है। लेकिन अगर ये टारगेट एलिमेंट ये अगर छोटा होता, लेट्स से कि ये 20 होता या 13 होता, तो उस वक्त हम क्या करते कि इस पूरे पोर्शन को डिस्कार्ड कर देते, और लेफ़्ट तो हमारा लेफ़्ट ही रहता, राइट हमारा मिड -1 होता। मिड ये है, -1 ये हमारा राइट होता, और यहाँ पर हम सर्च करते। इसमें भी हम मज़ीद हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, और उसमें भी इसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मिड, और उसको हम मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाता तो ठीक, अदरवाइज़ हम उसके राइट और लेफ़्ट में देखते हैं। अगर वो एलिमेंट इससे बड़ा है तो ये पूरे लेफ़्ट को डिस्कार्ड करते हैं और राइट में हम उसको फाइंड करते हैं, यानी डिवाइड एंड कनकर करते हैं। हम डेटा सेट को डिवाइड करते हैं 2 हाफ में, फिर उसको और डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं। उससे हमारा डेटा बिल्कुल सिंपल हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ हम सर्च करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जहाँ तक बात है तो इसका बेस्ट केस O(1) है। हो सकता है कि मिड एलिमेंट ही टारगेट वैल्यू हो सकती है, तो फ़ौरन हमें वो मैच हो जाता है, और इसका बेस्ट केस O(1) होगा। लेकिन इसका एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों O(log(n) है। ये बात याद रखें कि O(n) की निस्बत log(n) बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं और उसी पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट में हम उसे सर्च करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 1 है, क्योंकि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बड़ा एफिशिएंट है ये एल्गोरिदम। एडवांटेज ये है कि बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि हाफ ऑफ डेटा सेट को तो ये रिमूव कर लेता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेहतर है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसको सिर्फ हम सॉर्टेड डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका कोड देखें। अगर कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, अगर आप इस कोड को देखें तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आने वाली हैं। ये हमारा फंक्शन है बाइनरी सर्च का। हम इसमें एरे पास कर रहे हैं और टारगेट एलिमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिस्ट, पाइथन के केस में लिस्ट मीन्स हम एरे पास कर रहे हैं। 2 पॉइंटर हम लेंगे, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट को इनिशियलाइज करेंगे लेंथ -1 से। यहाँ पर लेफ़्ट होगा 0 में और राइट यहाँ पे होगा, इनिशियलाइज करेंगे। और हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट राइट से छोटा हो, मीन्स ये दोनों आके मैच ना करें, एक ही जगह ना पहुँचे। एक ही जगह पहुँचने का मतलब ये है कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया। उसके बाद हम मिड मालूम करेंगे, मिड हम फ्लोर डिवीजन करेंगे और हमारे पास मिड आ जाएगा। इस केस में ये मिड आया हमारे पास। टारगेट एलिमेंट हमारा लेट से 60 है,
तो टारगेट एलिमेंट को हम मिड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच करता है तो रिटर्न करेंगे मिड के इंडेक्स को। अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा है, ये टारगेट एलिमेंट बड़ा है, तो हम क्या करें, ज़रा गौर कीजिएगा। लेफ़्ट को मिड +1 करेंगे। लेफ़्ट यहाँ पे था, उसको मिड +1, ये हमारा लेफ़्ट होगा। तो ये सारा का सारा पोर्शन हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये लेफ़्ट हुआ और ये राइट हुआ। अब यहाँ पे हम सर्चिंग कर रहे हैं। और अगले केस में क्या है कि एल्स में क्या है कि अगर ये टारगेट मिड से छोटा है, लेट्स से ये 13 है, तो ये मिड से क्या है, ये टारगेट छोटा है। अब हम क्या करें, राइट को मिड -1 करें। लेफ़्ट तो यहाँ पे था, राइट को मिड -1, ये राइट होगा। तो ये लेफ़्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो ये पूरा पोर्शन हम इस केस में यहाँ से डिस्कार्ड कर रहे हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है, लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये काफ़ी सारे एल्गोरिथम हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। इनमें जो भी एल्गोरिथम है उनके अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस और यूज़ केसेस हैं। बबल सॉर्ट की जब बात की जाए तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वाइप करते हैं जो रॉन्ग ऑर्डर में हो, जैसे कि 0 और 1 को स्वाइप करेंगे, 1 और 2 को, 2 और 3 को स्वाइप करेंगे। चूँकि ये एक स्लो एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, तो लार्ज डेटा के लिए स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा लार्ज ना हो तो ये बहुत सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक डेटा सेट है, एक एरे है, जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं, 0 इंडेक्स बेस है, तो ये 0 से 4 तक हैं। अगर हम बबल सॉर्ट इस्तेमाल करें तो वो ये होगा कि 0 और 1 को स्वाइप करेंगे, 1 और 2 को, 2 और 3 को, 3 और 4 को, और ये मल्टीपल टाइम्स करेंगे। एक दफ़ा हम इस पे बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे, स्वाइपिंग करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट जो है, अगर हम डिसेंडिंग में हम इसको करें तो लास्ट एलिमेंट अरेंज हो जाता है। फिर दूसरी दफ़ा में अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट होगा, तीसरी दफ़ा ये होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बबल सॉर्ट में जो हम स्वाइपिंग करते हैं कितनी दफ़ा करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है, 5 है, तो n-1 टाइम्स हम इसे स्वाइप करेंगे तो ये डेटा अरेंज हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ़ टाइम है इसको पासिस कहते हैं। लेट्स से यहाँ पे n5 है तो n-1 क्या हुआ, 4, तो यहाँ पे 4 पासिस होंगे। जब 4 टाइम्स हम इनको स्वाइप करेंगे तब जाके ये डेटा अरेंज होगा। इसकी पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो फर्स्ट पास में क्या होता है, I0 है। जब I0 है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे I जो इंडिकेट करता है वो नंबर ऑफ़ पासिस को शो करता है, और ये जो J है वो स्वाइपिंग को शो करता है। तो जो I है वो 0 से n-1 के रेंज तक होता है, यानी ये n-1 और उसका भी हम रेंज लेंगे 0 से, तो ये I नंबर ऑफ़ टाइम्स है। J क्या करता है, ये 0 से n-1 माइनस I है। अब इससे क्या मुराद हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि पहली दफ़ा I0 होगा तो ये जो स्वाइपिंग है 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 एंड तक होगा। अगली बार I1 होगा तो जब ये एक दफ़ा ये कंप्लीट होगा तो ये लास्ट एलिमेंट अरेंज हो चुका होगा। तो अगली दफ़ा ये 1 होगा तो हम क्या करेंगे कि J क्या था, J भी n-1 तक चलता है, 4 तक चलता है, तो माइनस I हो जाएगा, माइनस। अब उस वक्त I1 हो चुका होगा तो 3, अगले पास में ये 3 तक चलेगा, और उस सूरत में ये वाला एलिमेंट भी अरेंज हो चुका होगा। उससे अगले पास में ये यहाँ तक चलेगा, फिर ये एलिमेंट भी ऑर्डर हो चुका होगा, फिर लास्ट में ये यहाँ तक चलेगा और उसमें ये भी अरेंज हो चुका होगा। तो ज़रा हम देखते हैं, जब I0 है तो 0 और 1 को हम चेक करते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है तो इसको हम स्किप करते हैं। 1 और 2 पे कंट्रोल आता है, इसको देखते हैं और यहाँ पे ये अरेंज होगा डेटा। 26 पहले आएगा, 32 बाद में आएगा। उसके बाद 2 और 3 को हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी अरेंज है, स्किप करेंगे तो डेटा ऑलरेडी इसी तरह रहेगा। अब 3 और 4 को हम चेक करते हैं। 3 और 4 को चेक करने के बाद स्वाइप करेंगे
और 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट पास में जब i 0 है, 0 से 3 तक होगा, i 0 है तो उसमें ये लास्ट एलिमेंट अरेंज हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पास में जब i 1 है, क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है i के लिए 0 से रेंज 0 to n-1, रेंज 0 to n-1 में क्या होगा, ये 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक। अब i 1 हो चुका है और j जो है ना वो नंबर, ये स्वाइपिंग्स को शो करता है। तो ये 0 से n-1 माइनस i, n-1 क्या है 4, 5 - 1 क्या है 4, माइनस i क्या है 1, 1 तो क्या होगा 3, 0 से 3 यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ये लास्ट वाले एलिमेंट के लिए सेकंड पास में ये नहीं चलेगा क्योंकि ये अरेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड पास में 0 और 1 को चेक करते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज है। 1 और 2 को चेक करते हैं, ऑलरेडी अरेंज है। 2 और 3 को चेक करते हैं तो ये डेटा अरेंज नहीं है, स्वाइप करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये भी अरेंज हो चुका है, ये भी अरेंज हो चुका है। केस क्या है i 1 की सूरत में। तो अब थर्ड पास में i 2 होगा, i 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि j 0 से लेके n-1 यानी 4 - 2 तो 2, तो ये 2 तक चलेगा, 0 1 2 यहाँ तक चलेगा, ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि थर्ड पास में इसको हम चेक करते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज है। 1 और 2 को चेक करते हैं तो ये अरेंज नहीं है, ये होंगे स्वाइप। और 10 यहाँ पे, 26 यहाँ पे आएगा, इनके लिए हमारा एल्गोरिथम नहीं चलेगा। तो ये थर्ड पास था। अब लास्ट पास में क्या हो रहा है, लास्ट पास में अब i 3 हो चुका है और j क्या होगा 4 - 3 1, तो 0 से 1 तक चलेगा। इनके लिए नहीं चलेगा, ये अरेंज हो चुके हैं, इन दोनों के लिए चलेगा। तो हम 0 और 1 को चेक करते हैं तो ये अरेंज नहीं है, डेटा स्वाइप होगा, 0 यहाँ पे, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब लास्ट पास हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा बिल्कुल अरेंज हो चुका है और ये हमारे पास फाइनल एरे हासिल हो चुकी है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि इसमें एक लूप चलेगा i जो कि रेंज 0 to n-1 तक चलेगा। अगर n-1 क्या है 4 है तो उसका जब हम रेंज लेते हैं तो क्या होता है 3, 0 से 3 तक। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ टाइम को शो करेगा कि कितनी दफ़ा हमने स्वाइप करना एलिमेंट्स को। और यहाँ पर एक और लूप चलेगा उसके अंदर, जो इंटरनल लूप है वो j से चलेगा, ये स्वाइप्स को कंट्रोल करेगा। ये 0 से n-1 माइनस i क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो डेटा अरेंज हो चुका है उसको निकालना है। पहली दफ़ा कोई भी डेटा अरेंज नहीं था, i 0 होने की वजह से ये 0 से 4 तक चलेगा। दूसरी दफ़ा ये 0 से 3 तक चलेगा क्योंकि एक एलिमेंट अरेंज हो चुका है। अगली बार जब i 2 होगा तो ये 0 से 2 तक चलेगा क्योंकि 2 एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं। और तीसरी बार, लास्ट बार क्या होगा, i 3 होगा तो ये 0 से 1 तक चलेगा। तो बबल सॉर्ट में हम करते क्या है कि हम पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ हम स्वाइप करते हैं, चेक करते हैं, ऑर्डर में डेटा नहीं है तो स्वाइप करते हैं। और ये पहले हम एक दफ़ा करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, n-1 टाइम हम इसको, नंबर ऑफ टाइम्स हम जब स्वाइप करते हैं तो डेटा अरेंज होता है। इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। बबल सॉर्ट में हम एलिमेंट्स को स्वाइप करते हैं। बहुत आसान एल्गोरिदम है अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ पे आप देखें इसका पाइथन का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। इस फंक्शन को हमने एरे पास कर लिया। सबसे पहले हम लेंथ स्टोर करते हैं n में, फिर अभी मैं आपको दिखा चुका था ये लूप चलता है नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, i n-1 के रेंज में चलता है तो ये 0 से n-1 के रेंज में चलेगा। अगर n 5 है तो क्या होगा, ये 0 से 3 तक चलेगा क्योंकि n-1 क्या होता है 4, उसका भी अगर रेंज ले लें तो क्या होता है 0 से 3 तक चलेगा। दूसरा लूप जो है वो स्वाइपिंग को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, ये भी रेंज लेगा n-1 माइनस i, 0 से n-1 माइनस i तक। 0 लेट से कि पहले एलिमेंट, पहला इंडेक्स जो है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं एरे ऑफ j, जो पहला इंडेक्स
जैसा कि 0 है, क्या वो बड़ा है एरे ऑफ j+1, यानी 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 1 पोजीशन से बड़ा है तो स्वाइप करें। स्वाइप में क्या होता है, एरे ऑफ j में j+1 डाल दें और j+1 में j डाल दें। ये स्वाइपिंग का मैकेनिज्म है आसान सा। तो हम क्या करें, 0 और 1 को चेक करें। कैसे चेक करें, ये 0 है तो ये 1 है, ये अगर 1 है तो +1 हो गया, क्या होगा 2, ये 2 है तो ये 3 है। हम चेक करें कि जो पहली पोजीशन है जैसे कि 0 1 2 3, उसको अगली पोजीशन के साथ जैसे कि 1 2 3, 0 है तो 1, 1 है तो 2, उसके साथ चेक करें कि पहली पोजीशन अगर बड़ी है, दूसरी पोजीशन छोटी है तो स्वाइप कर दें, अदरवाइज कुछ भी ना करें और ये लूप कंप्लीट होगा। फिर ये लूप इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। जब ये भी कंप्लीट होगा तो हम फाइनल एरे को सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करेंगे। सेम कोड जावास्क्रिप्ट का है, 0 से n-1 से लेस तक, देखें लेस तक चल रहा है और प्लस हो रहा है। यहाँ पे जे भी क्या हो रहा है, n-1 -i तक चल रहा है और इसमें भी वही कंपैरिजन और स्वाइपिंग हो रही है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसका बेस्ट केस O(n) है। वो उस सूरत में हो सकता है जब हमारा डेटा सारा सॉर्टेड फॉर्म में हो, जबकि इसका एवरेज और वर्स्ट केस O(n)⁻2 है, यानी इसमें 2 लूप चल रहे हैं, एक i लूप चल रहा है, एक j लूप चल रहा है, इसलिए n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आप देख सकते हैं कि ये इतना एफिशिएंट नहीं है लेकिन आसान है इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(i) है। इसके कुछ एडवांटेजेस ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट है, एडिशनल मेमोरी हमें नहीं चाहिए। डिसएडवांटेजेस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें n² है जो कि बहुत स्लो है, लार्ज डेटा सेट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है और इसमें हम कंपैरिजंस करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। तो सिलेक्शन सॉर्ट भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट। लेट्स से कि अगर हम इसको असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ डेटा सेट के पहले एलिमेंट के साथ उसको स्वाइप करते हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि अनसॉर्टेड पोर्शन क्या है और सॉर्टेड पोर्शन क्या है। पहली बात तो ये हो गई कि हमने पूरे डेटा सेट में से स्मॉलेस्ट को लिया, पूरे डेटा सेट में से अनसॉर्टेड पोर्शन में से हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें से अनसॉर्टेड पोर्शन में से पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया और स्मॉलेस्ट को पिक किया, उन दोनों को स्वाइप किया। इससे क्या मुराद है अब आप देखें, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक एरे है, ये अनसॉर्टेड है इस वक्त, तो इसका हम पहला एलिमेंट लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट किया और इसमें से ढूंढे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये है। इन दोनों को स्वाइप करें तो 9 यहाँ पे आ गया और 13 यहाँ पे आया। ये जो 9 है ये अब सॉर्टेड पोर्शन है, ये देखें कि ये सॉर्टेड पोर्शन है और ये बाकी का जो के एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड है। तो हमने क्या करना, अनसॉर्टेड में से पहले को सिलेक्ट किया, अब ढूंढने कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ये 13 है। इन दोनों को स्वाइप करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 32 और 13, तो 13 यहाँ पे आ गया और 32 यहाँ पे चला गया। अब ये जो पोर्शन है ये सॉर्टेड है और ये जो पोर्शन है ये अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड के पहले को हमने ले लिया, ये i होगा हमारा एलिमेंट और यहाँ पे हम ढूंढेंगे जे के लूप के ज़रिए हम इसको ढूंढेंगे इनमें अगला छोटा कौन सा है, तो वो ये देखें कि 18 है, ये 18 है और ये पहला है। इन दोनों को स्वाइप करें, स्वाइप करेंगे तो 18 यहाँ पे आ जाएगा और 26 यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा पोर्शन हो गया सॉर्टेड और ये हमारा पोर्शन है अनसॉर्टेड। अब हम क्या करते हैं कि इस अनसॉर्टेड में से फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, ये हमारा i हो गया। यहाँ पे ढूंढेंगे कि अब छोटा कौन सा है, तो अब हमारे पास छोटा एलिमेंट ये है। जे का लूप जो है ना ये स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करेगा। इनको स्वाइप करेंगे तो 26 यहाँ पे आ जाएगा और 32 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया सॉर्टेड पोर्शन, इसको ऐसे रहने देंगे। ये हो गया अनसॉर्टेड पोर्शन। इसका पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया और इसमें से स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट किया पहला, ये स्मॉलेस्ट स्वाइप करें तो ये सॉर्टेड आ गया, ये अनसॉर्टेड रह गया। अब इसको आप देखें तो ये भी बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में है, तो ये हमारी पूरी जो है वो एरे वो सॉर्टेड हो गई। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट इस तरह से हम करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को लिया और ढूंढा स्मॉलेस्ट को,
जब हमें स्मॉलेस्ट मिलता है तो उनको हम स्वाइप करते हैं, और ये प्रोसेस दोबारा हम अनसॉर्टेड जो पोर्शन है हमारे डेटा सेट का, उसका फिर दोबारा से पहला एलिमेंट और उसमें स्मॉलेस्ट को ढूंढा, उन दोनों को स्वाइप किया। ये प्रोसेस हम करते हैं, इसको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। कोड को अगर आप देखें तो इसमें ये हमने एरे पास किया, इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट की, यहाँ पे एक लूप चल रहा है आई का, ये फर्स्ट एलिमेंट को हमें दे देता है, और इसको हमने, इसके इंडेक्स को हमने कहा ये मिनिमम है फॉर एग्जांपल। अब दूसरा लूप जो जे चलता है वो फॉर एग्जांपल आई हमारे पास 0 है, तो जे कहाँ से चलता है, i+1 यानी 1 से n-1 तक, चूँकि रेंज है तो n-1 तक। अगर i 0 है तो हम क्या करेंगे कि जे को उससे अगला एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद चेक करेंगे कि ये जो जे है, जो हमने एलिमेंट पिक किया है, वो इस मिनिमम से जो आई था उससे ये छोटा है। अगर है तो मिनिमम एलिमेंट अब ये जे होगा, अगर नहीं है तो ये लूप चलता जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 के बाद 2 को देखेगा, 3 को देखेगा, 4 को देखेगा, एंड तक। जब इसको ये छोटा एलिमेंट मिल जाए, जब ये छोटा एलिमेंट मिल जाए तो हम यहाँ पे स्वाइप कर रहे हैं आई, और उस एलिमेंट को स्वाइप कर रहे हैं। स्वाइप करने के बाद अब आई 0 था तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जे क्या होगा उस सूरत में, 1 + 1 2, उससे नेक्स्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये छोटा है, ये छोटा है। अब ये जे का लूप तो चलता जाएगा, और वो स्मॉलेस्ट ढूंढेगा और उसको इसके साथ स्वाइप करेगा। फिर आई क्या होगा, अगला एलिमेंट। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड पोर्शन होगा, राइट साइड पे अनसॉर्टेड होगा, और आई ने आगे अनसॉर्टेड की तरफ मूव करना है। आई क्या करेगा, वो फिर 3 को लेगा, फिर 4 को लेगा, फिर 5 को लेगा। जे क्या होगा, 3 को जब ले ले तो जे 4 5 में ढूंढेगा स्मॉलेस्ट को, उससे अगले जो एलिमेंट्स उनमें से स्मॉलेस्ट को ढूंढ के स्वाइप करता जाएगा। तो ये बड़ा सिंपलेस्ट इसका कोड है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें तो बेस्ट केस में या वर्स्ट केस में ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² है, क्योंकि 2 लूप इसमें हर हाल में चलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत आसान है, एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए, और इसमें स्वाइप्स जो है ना बबल सॉर्ट की निस्बत कम स्वाइप्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस का टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है, ये स्लोअर है, और आगे जो हम क्विक सॉर्ट अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्विक सॉर्ट से स्लो है। इसमें रिलेटिव ऑर्डर एलिमेंट का वो मेंटेन नहीं होता। लेट्स से ये क्या चीज़ है, इससे मुराद ये है कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे 3 4 5 4 9 3, तो यहाँ पे देखें ये एलिमेंट सेम है, ये पहले है, ये एलिमेंट सेम है, ये पहले ये बाद में। तो जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो ये वाला 3 पहले था, ये बाद में था, तो इनका ये ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं। यानी ऐसे हो सकता है कि ये वाला 3 इधर आ जाए, ये फिर ये 3 आ जाए, ये 4 यहाँ पे आ जाए, ये 4 यहाँ पे आ जाए। जहाँ तक मर्ज सॉर्ट की बात की जाए तो मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच पे काम करता है। ये रिकर्सिवली इनपुट एरे को डिवाइड करता है स्मॉलर सब एरेज में। सब एरेज को सॉर्ट किया जाता है और दोबारा से मर्ज बैक करके आउटपुट सॉर्टेड एरे जनरेट की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक इनपुट अनसॉर्टेड एरे है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पहले 2 हाफ में, और इनको मजीद 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हैं जब तक ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं होते। अब इन एलिमेंट्स को सॉर्ट किया जाता है। ये देखिए 27 यहाँ पे आया, 38 यहाँ पे आया, और इनको हम मर्ज बैक कर रहे हैं। सेम हम अप्रोच यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हम सॉर्ट कर रहे हैं और मर्ज बैक कर रहे हैं। अब हमारे पास ये 2 एरेज आ गए, सब एरेज, इनको दोबारा से हम सॉर्ट करते हैं और उसके बाद इनको मर्ज बैक करके आउटपुट सॉर्टेड एरे हासिल करते हैं। इस अप्रोच को मर्ज सॉर्ट कहा जाता है। यहाँ पे भी आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि इनपुट अनसॉर्टेड एरे है, इसको हमने डिवाइड किया, 2 हाफ में डिवाइड किया, फिर इसको फर्दर डिवाइड करें और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं जब तक कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड ना हो। इसके बाद हम इनको मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे इन एलिमेंट्स को दोबारा से मर्ज बैक कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कनकर का
क्योंकि ये डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है। कनकर में हम ये कर रहे हैं कि इनको देखें कि सॉर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। ये देखिए सॉर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं, सॉर्ट के बाद हम इनको मर्ज कर रहे हैं। अब इनको भी हमने आपस में मर्ज करना है, लेकिन इनको भी देखें कि सॉर्ट हम कर रहे हैं और उसके बाद इनको मर्ज कर रहे हैं। इनको भी हम सॉर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। अब ये दो हाफ हमारे पास हैं, इनको भी हम पहले सॉर्ट करेंगे और उनको फिर हम मर्ज करके आउटपुट सॉर्टेड एरे हम हासिल करते हैं। ये हमारे पास पाइथन का कोड है और जावास्क्रिप्ट का कोड है। कोड जो भी लैंग्वेज होगी, जावा की, C++ की, सबका सेम है। अगर आप पाइथन के कोड को देखें तो ये एक फंक्शन है, एक रिकर्सिव फंक्शन हम बना रहे हैं, मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट। ये इसका बेस केस है कि अगर एरे में एलिमेंट 1 या उससे स्मॉल है तो एरे को रिटर्न करें। यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट होता है। फ्लोट डिवीजन लगा रहे हैं, एरे हमने पास कर लिया था, उस एरे का मिड मालूम करने के लिए फ्लोट डिवीजन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसका मिड हमें मिलेगा। और लेफ्ट पार्ट को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एरे को कोलन मिड यानी स्टार्ट से मिड तक हम लेंगे लेफ्ट में और मिड से एंड तक हम लेंगे राइट में। ये लेफ्ट हमारे पास आया, ये राइट आया। इनको जब हम मर्ज करते हैं तो हमारा एरे सॉर्ट हो चुका होगा। वो कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे, एक लिस्ट लेंगे, एक एरे लेंगे रिजल्ट के नाम से, 2 पॉइंटर i और j। i रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट के एलिमेंट्स को 1 by 1 और j रिप्रेजेंट करेगा राइट के एलिमेंट को 1 by 1। i को हम लेफ्ट से चलाएंगे और j को राइट से स्टार्ट की तरफ। अब इन एलिमेंट्स को 1 by 1 हम कंपेयर करेंगे और इस रिजल्ट के एलिमेंट में डालेंगे। जो भी एलिमेंट्स छोटा होगा हम उसको पहले रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। यहाँ पे देखें कि हम कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स को। अगर i लेस देन है लेंथ ऑफ लेफ्ट से और j लेस देन है लेंथ ऑफ राइट से, हम यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड ना हो, ये जो हमारा लूप है वो आउट ऑफ बाउंड ना हो, ये कंडीशन हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं और आइट्रेट करवा रहे हैं एलिमेंट्स को 1 by 1। अगर लेफ्ट का एलिमेंट स्टार्ट से ये शुरू होगा, वो अगर छोटा है राइट से तो उस लेफ्ट के एलिमेंट को रिजल्ट में डाल दें। अगर राइट का एलिमेंट हम राइट एंड से देखते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं। i को प्लस करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट में मूव कर रहे हैं। देन हम j को देख रहे हैं कि अगर ये लेफ्ट का एलिमेंट छोटा नहीं था, राइट का एलिमेंट छोटा था, तो उसको हमने अपेंड करना है रिजल्ट में और i को हम एक प्लस कर रहे हैं, उससे अगले एलिमेंट में जंप कर रहे हैं। ये प्रोसेस करने के बाद अगर कोई एलिमेंट रह जाते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेफ्ट या राइट के, उनको हम अपेंड कर रहे हैं। सेम ही कोड आप देख सकते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट के कोड की भी अप्रोच बिल्कुल वही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप इसके वर्स्ट केस को देखें, बेस्ट केस को देखें, एवरेज केस को देखें तो O(n × log n) है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है इनपुट के पे। अगर इनपुट बहुत ज़्यादा है तो स्पेस हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होगी। ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है। कहने का मफहूम ये है कि अगर 2 एलिमेंट्स सेम है, उनकी कीज बजाय सेम है और एक पहले आता है दूसरा बाद में, तो उनको ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, उनको ऑर्डर चेंज नहीं होगा सॉर्टिंग के बाद। एप्लीकेशन इसकी लार्ज डेटा सेट्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बिल्ड इन फंक्शंस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस नंबर 1 ये कि इसमें स्टेबिलिटी होती है। जैसे मैंने कहा कि इसके एलिमेंट्स की अगर सेम भी हो तो ऑर्डर वहीं रहेगा, जो एलिमेंट पहले आया था वो पहले रहेगा, जो बाद में था वो बाद में रहेगा। वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इसकी गारंटीड होती है हमेशा से। इसकी जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस वो इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती, हमेशा से हम ये अचीव कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने में आपने देखा कि बहुत आसान है। हमने एक इनपुट एरे को डिवाइड और सब डिवाइड करना है, फिर जो छोटे सब एरेज हैं उनको सॉर्ट करके मर्ज बैक करते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। लेट्स से कि सब एरेज थे, हमने उनको सब डिवाइड कर लिया, अब वो सॉर्ट हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है इंडिपेंडेंटली। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत होती है सॉर्टिंग के दौरान। ये नॉट इन प्लेस है। इन प्लेस में ये होता है कि जो हमारे पास इनपुट एरे है वही हमें रिक्वायर्ड होती है, कोई एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक तो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए
हमें एडिशनल मेमोरी चाहिए, फिर हम रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं तो स्टैक भी इसमें रिक्वायर्ड है। ये क्विक सोर्ट की निस्बत स्लोअर है क्योंकि इसमें हम ये कैशे फ्रेंडली नहीं है। क्विक सोर्ट जो हम आगे पढ़ेंगे वो बहुत कैशे फ्रेंडली है, वो इन प्लेस है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं क्विक सोर्ट की। क्विक सोर्ट एक फास्टर और हाईली एफिशिएंट sorting एल्गोरिदम है। ये भी डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को इस्तेमाल करता है। इसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि एक पिवट लेते हैं और उसके अराउंड एलिमेंट्स को पार्टीशन करते हैं। कहने का मफहूम ये है कि एक एलिमेंट को पिवट लेंगे और उसके बाद एलिमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कुछ को लेफ्ट में रखेंगे और कुछ को राइट में रखेंगे अराउंड द पिवट। तो इसमें जो स्टेप्स होती हैं वो ये है कि सबसे पहले हमने पिवट को चूज़ करना है। पिवट आमतौर पर फर्स्ट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट होता है, रैंडम एलिमेंट होता है या मीडियन। कुछ लोग फर्स्ट एलिमेंट को पिवट लेते हैं, कुछ लोग लास्ट को लेते हैं, कुछ रैंडम एलिमेंट को लेते हैं या मीडियन को लेते हैं। और पिवट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं जैसे कि स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट को हम राइट पे रखते हैं जैसे कि ग्रेटर एलिमेंट। उस पिवट से जो छोटे हैं वो लेफ्ट पे होंगे, जो बड़े हैं वो राइट पे होंगे। और ये प्रोसेस रिकर्सिवली हम कॉल करते हैं और जिससे हमारी एरे सॉर्ट हो जाती है। बेस केस होता है जहाँ पर आगे ये रिकर्शन का प्रोसेस स्टॉप होता है। ये उस वक्त होता रहता है जब तक कि वो एरेज इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ब्रेक ना हो। ये कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे देखें कि एक एरे है, इसमें हमने यहाँ पे 7 6 10 5 9 2 1 15 7 है। हमने 7 को पिवट लिया। ये दोनों इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को हम ले सकते क्योंकि 2 बार यहाँ पे 7 है। 7 को हमने पिवट ले लिया और लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड में उसी ऑर्डर में हमने छोटे एलिमेंट्स को रखा और राइट साइड में हमने ग्रेटर एलिमेंट्स को रखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एरे है और ये एक एरे है, पार्टीशन कर लिया। ये एक पार्टीशन है और ये एक पार्टीशन है। इसके बाद हमने दोबारा से पिवट लिया एक और एलिमेंट को, 2 को हमने पिवट लिया, उससे छोटे को हमने लेफ्ट में रखा और जितने बड़े एलिमेंट थे उनको राइट साइड पे रखा। और इस एरे के साथ भी हमने ये किया कि फर्स्ट एलिमेंट को पिवट लिया और स्मॉलर को लेफ्ट में और ग्रेटर को राइट साइड में रखा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी भी पार्टीशन करेंगे, पिवट को यहाँ पे रखेंगे और ये एक एरे हमारे पास बन गया और ये जो है ना दूसरा हमारे पास ये एरे बन गया। इनको भी हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इसको फिर फर्दर हम यहाँ पे पिवट लेंगे और इनको भी हम डिवाइड करेंगे फर्दर एलिमेंट्स में, जब तक ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स तक हमने इनको डिवाइड और सब डिवाइड करते जाना है। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक एरे है, इसमें मैंने इसको 4 को पिवट लिया है, 4 यहाँ पे पिवट में आया। ये स्मॉलर एलिमेंट्स, ये लार्जर एलिमेंट्स, इस पिवट से छोटे और इस पिवट से बड़े एलिमेंट। ये देखें कि यहाँ पर ये एक पार्टीशन और ये दूसरा पार्टीशन। यही प्रोसेस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। 2 को पिवट लिया, स्मॉलर और लार्जर एलिमेंट्स लेफ़्ट राइट में आ गए। फिर इनको हमने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने इसको पिवट लिया, छोटे एलिमेंट्स इस तरफ हो गए और बड़े एलिमेंट्स इस तरफ गए और 6 यहाँ पे आया, इनको मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो ये यहाँ पे एक और एरे हमें रिसीव हो रहा है, इसको हमने पिवट ले लिया और इनको भी ब्रेक डाउन कर लिया। अभी ये सारे हो गए ब्रेक डाउन। जब हम इनको ब्रेक डाउन करते, पिवट लेते हैं, लेफ़्ट की तरफ रखते हैं, राइट की तरफ रखते हैं, तो इन द एंड देखें कि ये सारे जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। इनको दोबारा से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सॉर्टेड आउटपुट एरे रिसीव हो जाता है। तो हम डिवाइड करते हैं, कनकर करते हैं, कनकर में हम उनको सॉर्ट करते हैं और आखिर में हम इनको कंबाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली इसकी क्या अप्रोच है, तो इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं। जनरली तो हम क्या कर रहे होते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने पिवट के तौर पर सिलेक्ट किया और उसको अपनी उस पोजीशन में रखा और एलिमेंट्स को, छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट में रखा, बड़े एलिमेंट्स को राइट में रखा। लेकिन अगर हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये होता कैसे है, तो इसको पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम कोड को देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है एक L और H। L मीन्स लो, H मीन्स हाई, और सेकंड हमने I और J 2 पॉइंटर्स लेने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि L और H की बुनियाद पे हम पिवट को सिलेक्ट करते हैं। हम अपनी अप्रोच में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पिवट लेते हैं। तो L मीन्स लो, हम यूँ कह सकते हैं कि L और W अगर हमने लो वेरिएबल लिया है,
इसका जो 0 एलिमेंट है उसको हम पिवट लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा पिवट है, इसके ऊपर हमारा पॉइंटर है। उसके बाद आई और जे की कहानी आती है। हमेशा पिवट के बाद जो भी एलिमेंट है वो होगा आई। तो ये हो गया जी आई, और जो एंड में एलिमेंट होगा ये होगा हमारा जे। ये आई है और ये जे है। अब इसमें करना ये है कि हमारा आई का पॉइंटर यहाँ पे है और जे का पॉइंटर यहाँ पे। आप देखें कि आई में ब्लू से शो कर रहा हूँ और जे में रेड से शो कर रहा हूँ। ये पॉइंटर्स यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर आई का ये पॉइंटर जहाँ पर है वो एलिमेंट अगर छोटा है पिवट से, तो हमने पॉइंटर को आगे मूव करना है। अगर लेट से यहाँ पे 0 होता तो हम आगे मूव करते। यहाँ पे आ गए 2, ये हमारा पिवट है 4, 2 4 से छोटा है जी, तो हमने आगे मूव करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई, ये जो आई है ये है 6, ये 4 से छोटा नहीं है, तो ये पॉइंटर यहीं पे रहेगा। और जे को देखते हैं कि जे इस वक्त 3 में है। जे अगर पिवट से बड़ा है तो हमने अगले एलिमेंट में जंप करना था, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है, तो ये यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू यानी आई की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 इंडेक्स पे है, और जे के पोजीशन क्या है, 7। आई जे से छोटा है, ये पॉइंटर आगे मूव नहीं कर गए हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आई की पोजीशन पे एलिमेंट है वो पिवट से छोटा नहीं है, और जे की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बड़ा नहीं है। एक तो ये कंडीशन देखा। दूसरी कंडीशन, आई जे से छोटा है, तो हमने इनको एलिमेंट को स्वाइप करना है। इन एलिमेंट को हम स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब दोबारा देखें, आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। आई 3 4 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये आगे जंप करेगा। और 6 4 से बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है, तो ये आगे जंप करेगा। अब आई का पॉइंटर यहाँ पे है और जे का पॉइंटर यहाँ पे है। आई का पॉइंटर 2 पे है, जे का पॉइंटर यहाँ पे 6 वाली पोजीशन पे है। यहाँ देखेंगे 2 4 से छोटा है जी, बिल्कुल है, तो ये आगे जो है ना पॉइंटर मूव करेगा। और जे ये पिवट से बड़ा है, बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पर रहेगा। अब आई का पॉइंटर को दोबारा चेक करेंगे कि 5 4 से छोटा है, छोटा नहीं है, तो अब आई 5 के पास है और जे 1 पे है। और फिर अगर आप देखें तो आई जो कि इंडेक्स 3 है और जे इंडेक्स 6 है, आई जे से छोटा है, बिल्कुल है, तो अब हम इनको आपस में स्वाइप करेंगे। स्वाइप करें तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 चला जाएगा। अब दोबारा देखते हैं, क्या ये आई वाले पोजीशन में जो एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है जी, छोटा है, तो आगे मूव करते हैं। ये जे पे जो एलिमेंट है वो पिवट से बड़ा है जी, बड़ा है, तो ये आगे मूव कर गए और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ दोबारा देखते हैं कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है, छोटा नहीं है, तो ये यहाँ स्टॉप होगा। और यहाँ पे इसको देखते हैं, जे पे जो एलिमेंट है 9 वो पिवट से बड़ा है जी, बड़ा है, तो ये आगे मूव कर जाएगा यहाँ पे। अब जे को दोबारा देखते हैं, क्या 7 पिवट से बड़ा है जी, बड़ा है, तो ये यहाँ पे मूव करेंगे, तो जे यहाँ पे। अब दोबारा जे को देखेंगे, क्या ये 1 पिवट से बड़ा है, बड़ा नहीं है, तो वो यहाँ पे होगा। अब आप देखें आई 7 पे है और जे 3 पे है। और अब यहाँ पे कहानी कुछ ये हो गई है कि अब आई जो है ना वो लेस देन नहीं है जे से, यानी हम चेक कर रहे थे कि क्या आई लेस देन जे है, यानी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर आई लेस देन जे है तो आई और जे को हमने, अगर ये ऐसा है तो हमने इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। और अगर आई लेस देन जे नहीं है तो उस वक्त हमने पिवट और जे को इंटरचेंज करना है। पिवट और जे के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे देखें कि पिवट क्या है 4 और जे कहाँ पे है 1, इन दोनों को हम स्वाइप करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4। मैं दोबारा से आपको रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर आई का एलिमेंट पिवट से छोटा है तो वो मूव करता जाएगा, लेकिन अगर वो छोटा ना हो, बड़ा हो, तो स्टॉप हो जाएगा। जे का एलिमेंट बड़ा है तो वो आगे मूव करता जाएगा, अगर कहीं पे छोटा एलिमेंट आ जाए तो वो स्टॉप होगा। दोनों स्टॉप होने के बाद हम देखेंगे कि आई जे से छोटा है तो आई और जे के एलिमेंट को स्वाइप करें, लेकिन आई जे से छोटा नहीं है क्योंकि जे यहाँ पे 3 में आया था और आई 4 में आया था इंडेक्स, तो उस वक्त पिवट और जे को इंटरचेंज करना है। पिवट और जे को हमने इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि ये हमारा पिवट था,
ये देखें ये पिवट था, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे सारे छोटे हैं और जितने एलिमेंट्स राइट साइड पे हैं वो बड़े हैं। तो ये एक पार्टीशन बन चुका है और ये दूसरा पार्टीशन बन चुका है, ये दूसरा। यहाँ पे भी वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इनमें एक एलिमेंट को पिवट लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट को पिवट लेंगे और इसी प्रोसेस को हम चलाएंगे। तो ये पोर्शन भी सॉर्ट हो जाएगा और ये पोर्शन भी सॉर्ट हो जाएगा। ये तो अपनी सही जगह पे मौजूद है। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट में एलिमेंट्स को या डेटा सेट्स को सॉर्ट किया जाता है। तो प्रोग्रामेटिकली अगर आप देखें तो क्विक सॉर्ट का फंक्शन हम कॉल करते हैं, उसको एरे पास करते हैं और हम लो दे देते हैं और p-1 जो है ना ये हाई दे देते हैं। और यहाँ पे p-1 जो है वो पिवट -1, यहाँ पे देखें कि ये पिवट है, क्विक सॉर्ट हो गया, ये हम लो दे देते हैं और यहाँ पे p-1 ये पिवट है लेट से, तो पिवट -1 ये एलिमेंट इसके लिए क्या हो गया, ये उसका एंड हो गया एरे का। और इस पोर्शन के लिए क्या करते हैं, ये पिवट +1, ये पिवट है तो पिवट +1 इसका लो हो जाएगा और h इसका एंड हो जाएगा। तो ये दो पार्टीशन बनेंगे, उन पे हम रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करेंगे तो ये दोनों पोर्शन हमारे सॉर्ट हो जाएंगे। अगर हम कोड को देखें तो क्विक सॉर्ट का ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, इसको हमने एरे पास किया है। लो हम शुरू में 0 देते हैं और हाई नन दे देते हैं। अगर हाई डिफाइन नहीं है तो लेंथ ऑफ एरे -1 ये हाई है। अगर लो लेस देन हाई है तो हम क्या करेंगे, पिवट मालूम करेंगे। पिवट इंडेक्स मालूम करने के लिए पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन के लिए एरे लो हाई ये हमने पास किया। पार्टीशन कैसे हो रही है, पिवट ले लेंगे एरे ऑफ लो मींस फर्स्ट एलिमेंट को हम पिवट ले रहे हैं और वही कहानी आई ले रहे हैं लो +1, यानी फर्स्ट अगर पिवट है तो उस अगला एलिमेंट को आई और एंड वाले एलिमेंट को जे लेंगे जब तक आई जे से लेस या इक्वल है। फिर हम ये देखेंगे कि साथ में अगर एरे ऑफ आई एलिमेंट पिवट से छोटा या बराबर है तो उसको आगे जंप करें, लेफ़्ट साइड से जंप करें। और एरे ऑफ जे एलिमेंट पिवट से बड़ा है तो राइट से जंप करें, जो हमने किया था कि अगर हमारे पास ये एरे है तो आई एलिमेंट को हम देख रहे थे कि अगर ये छोटा है तो ये आगे जंप करता जाता है, जे एलिमेंट बड़ा है तो यहाँ से आगे मूव करता जाएगा, ये सिलसिला होता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो फिर हम चेक करते हैं, अगर ऐसे ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम चेक करते हैं आई लेस देन जे है तो आई और जे को स्वाइप करें, यहाँ पे स्वाइप हो रहे हैं एलिमेंट्स। और अगर आई लेस देन जे नहीं है, हमने देखा था कि जे क्रॉस कर रहा था आई को, उस वक्त जे छोटा हो रहा था, उस सूरत में हम क्या करें, पिवट को और जे को स्वाइप कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो सेम कोड जावास्क्रिप्ट का भी है, आप जावा में देखें, C++ में देखें, सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे पिवट की पोजीशन मालूम करने के बाद हम क्विक सॉर्ट करते हैं इसको दोबारा से, क्योंकि पार्टीशंस बनने के बाद दोबारा से हम एरे, अब हमारे पास पार्टीशन क्या बन गई थी, ये यहाँ पे पिवट था और यहाँ पे एक पार्टीशन, यहाँ पे एक पार्टीशन। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसका p-1 और यहाँ पे लो और यहाँ पे p+1 और हाई, ये दो पार्टीशन बन गए थे। पिवट -1 पहले लो पास किया, इसको देखें तो एरे लो से लेके पिवट -1 तक, पिवट इंडेक्स -1 तक, ये हमने एक क्विक सॉर्ट करवाया इस पोर्शन के लिए। और एरे पिवट +1 से लेके h तक, ये दूसरा पोर्शन था, इसके लिए क्विक सॉर्ट करवाया। तो इस तरह से पूरी की पूरी हमारी एरे लिस्ट या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्ट हो जाता है और आउटपुट हमें सॉर्टेड एरे रिसीव हो जाती है। अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ये नॉर्मली इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n ऑफ log n इंटू log n, ये इसकी वर्स्ट और बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। लेकिन कभी इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n² भी हो सकती है। ये उस वक्त होगी जब हम पिवट का सही इंतखाब नहीं करते हैं, तो उस सूरत में ये हो जाती है। पेस कम्प्लेक्सिटी भी n इंटू log n है और ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल मीन्स इसकी परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। कहने का मफहूम ये है कि अगर कुछ एलिमेंट्स सेम है तो उनका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी की 7 थी, अगले की भी 7 है, लेकिन इसकी वैल्यू वेमेन है और इसके मैन है, तो हो सकता है कि सॉर्ट के बाद ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, तो इनकी पोजीशंस रिजर्व नहीं रहती हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखें, ये भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। एफिशिएंट है,
लार्ज डेटा सेट्स के लिए बहुत परफेक्ट है। इसके कोई ओवरहेड्स नहीं है, बहुत ही कम मेमोरीज को रिक्वायर्ड होती है, कैशे फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें हम किसी ऑक्सिलरी एरे में डेटा को कॉपी करके प्रोसेसिंग करके इस तरह हम नहीं करते हैं। फास्टेस्ट एल्गोरिदम है लार्ज डेटा के लिए जहाँ पे स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड ना हो, उनके एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स की पोजीशन प्रिजर्व नहीं चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रिकर्सिव अप्रोच इस्तेमाल करता है और बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर पिवट का सही इंतखाब नहीं किया जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर भी हो सकती है। स्मॉलर डेटा के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि दूसरे एल्गोरिदम इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो सकते हैं स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए। बात वही है कि ये स्टेबल सॉर्ट नहीं है, जो मैं बाद आपको बता चुका हूँ कि इसमें उनकी पोजीशन रिलेटिव पोजीशन प्रिजर्व नहीं रहती। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रेडिक्स सॉर्ट। बहुत ही मजे का एल्गोरिथम है, बहुत आसान है, नाम इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रेडिक्स सॉर्ट, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। बहुत सिंपल है, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेस नंबर सिस्टम्स। यहाँ पे ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है 100, ये 1000, ये आपको पता है। ये आपको पता है कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है इसके निस्बत ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? ये सिर्फ 9 को रिप्रेजेंट करता है, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगला क्या था 1000 को, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इतनी बात अगर आपकी समझ में है तो ये बहुत आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, डिजिट बाय डिजिट हम देखते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट से मूव करते हैं आगे और नंबर्स को सॉर्ट करते हैं, बकेट्स में डालते हैं। कैसे डालते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स में। इसमें 1 से हम स्टार्ट करके 100 प्लेसेस की तरफ जाते हैं। तो कहानी सिंपल करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए, इनको हमने सॉर्ट करना हो तो हम ये इन एलिमेंट को देखते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? सबसे पहले इसका ये हुआ, इसका ये और इसका ये। हमने करना क्या है, हमने इनको करना है असेंडिंग में। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो हम सबसे पहले इस नंबर को रखते हैं 5 4 2। नेक्स्ट कौन सा है? ये 3 3 6। नेक्स्ट कौन सा है? 2 1 7 एंड देन 1 8 9। तो ये हमने वंस को कर लिया। अब हम करेंगे टेंस को करेंगे, इस पे नहीं अप्लाई करेंगे, अब इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये इनको देखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये 1 छोटा है, 2 1 7। उसके बाद ये है 3 3 6 एंड देन 5 4 2 एंड देन 1 8 9। वंस भी कर लिया, टेंस भी कर लिया। अब 100 में सबसे छोटा, इनमें देखें सबसे छोटा कौन सा है? 1 8 9। उसके बाद ये 2 1 7। इसके बाद 3 3 6 और इसके बाद 5 4 2। देखें कि ये सॉर्ट हो चुका है हमारा डेटा। तो कितने स्टेप्स किए? 3 स्टेप्स किए। क्यों? हमने कितने स्टेप्स करना है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है उसके मैक्सिमम डिजिट कितने हैं। इनमें सब के जो है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट था, इसके कितने डिजिट है? 1 2 3। तो हमें पता होना चाहिए कि 3 स्टेप्स में ये सॉर्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान था। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम के देखते हैं। के मीन्स कितने स्टेप्स होंगे इसमें। सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास ये है, इसके डिजिट कितने हैं? 1 2 3। तो के हमारे पास 3। हमें पता है कि 3 स्टेप्स में ये होना है। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर कि हम उसको बकेट्स या कंटेनर्स में अरेंज करते हैं नंबर्स को। जी हाँ, तो ये हमारे पास नंबर्स थे, इनको हमने ऐसे लिखा वर्टिकली और वंस को हमने सबका वंस को हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद हम इनको बकेट्स में रखते हैं। ये देखें कैसे रखते हैं। ये बकेट्स बनाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक ये सारी थ्योरी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। 0 to 9 हम इनको ग्रुप करेंगे, दिस एंड डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि इनमें 0 वाले कितने नंबर हैं? एक ही है 390। तो 0 की बकेट में डाल दें। 1 की बकेट में देखें तो हमारे पास 2 हैं, 181 और 121। 2 वाली बकेट
यहाँ पे देखें 2 वाली बकेट में 1 है, 3 हमारे पास नहीं है, 4 में 1 है, 5 में 1 है, 6 में 7, 8, 9। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इसको हम इसी तरतीब में लिखेंगे। स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप 2, टेंस को देखेंगे, बकेट में रखें। तो इसमें आप देखें कि कोई 0 नहीं है। इसमें हमारे पास 1 वाले 1, 2 है, इनको लिख लिया। कौन सा है? 2, 12 एंड 5, 1, 4। ये 1 में लिखा, फिर 2, 3, 4 इनमें लिखा। फिर इनको जब हम अरेंज करते हैं तो वो ऐसे हो गए। अब हम देखते हैं हंड्रेड्स वाले डिजिट को, उनको बकेट्स में रखें। रख लिया। और जब हम इनको इस तरह से लिखते हैं तो अब आप देखें कि ये चीज़ें क्या हो गई, सॉर्ट हो गई हैं। इसको कहते हैं रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम। बहुत आसान, बहुत सिंपल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो बेस्ट केस है n+k, वर्स्ट केस है n×k, एवरेज केस भी 1×k है, एवरेज केस और वर्स्ट केस n×k है। बेस्ट केस कब हो सकता है? जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि 1, 2, 3, 46। तो हमारे पास n कितना है? 1, 2, 3, 4। जबकि k कितने हैं? लार्जेस्ट नंबर के डिजिट 1, 2। लार्जेस्ट नंबर क्या है? 46। या मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 5, 9, 9, 9, 3 एंड 50। ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? n, 1, 2, 3, 4। ये n हो गया। k क्या है? लार्जेस्ट नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3। तो ये इनका अगर हम प्लस करें तो बेस्ट केस ये बन जाता है। वर्स्ट केस में इनको मल्टीप्लाई करें n। अब हम बात करते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल की। बेसिकली ग्राफ ट्रेवर्सल में हम किसी भी ग्राफ के नोड्स और एजेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम पाथ फाइंड करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्राफ ट्रेवर्सल के ज़रिए हम कर रहे होते हैं। ग्राफ ट्रेवर्सल की 2 बुनियादी इंपॉर्टेंट इसकी टेक्निक्स है, इसके 2 इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें से एक DFS है और दूसरा BFS है। DFS एक ऐसा रिकर्सिव एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए हम ग्राफ के मुख्तलिफ नोड्स को और एजेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्टार्ट होता है किसी भी नोड से, और अगर ट्री की बात करें तो ये रूट से स्टार्ट होता है नॉर्मली, और ट्रेवर्स करता है और एक्सप्लोर करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें स्टेक या रिकर्शन यूज़ करते हैं ताकि हम उन नोड्स के रिकॉर्ड्स को कीप कर सकें। इसके लिए हम एक एरे लेते हैं, विजिटेड एरे लेते हैं, ताकि हम अननेसेसरी रिविजिटिंग को अवॉइड कर सकें। ये एल्गोरिदम जितना मुमकिन हो सके हम डीप में जाते हैं, और जहाँ पे डेड एंड आता है हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैकिंग इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है और हमने एक स्टेक लिया है और एक एरे विजिटेड लिया है। पूरा हम इसमें प्रोसेस बड़ी आसानी के साथ देखेंगे कि DFS कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक गिवन नोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, B से भी कर सकते हैं, D से भी, या किसी भी नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी नोड से तो हम उसको विजिटेड में डाल देते हैं, और उसके एडजेसेंट जो नोड्स हैं उनको स्टेक में डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले B को डाल देते हैं, फिर C को डाल देते हैं, फिर आखिर में D को डाल देते हैं। लेकिन किसी भी नोड को पहले और बाद में डाला जा सकता है, लेकिन वो एडजेसेंट नोड्स हों। पहले D को डाला जा सकता है, C को या B को। तो हम B को पहले ऐड कर रहे हैं। चूंकि ये स्टेक है तो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट हमने D को डाल दिया है। इसके बाद हम विजिट करेंगे D को। जिसको हम विजिट करते हैं उसको हम स्टेक से पॉप करते हैं और विजिटेड में हम उसे ऐड कर देते हैं। D के बाद हम चेक करते हैं कि D के एडजेसेंट जो भी नोड्स हैं हमने उनको ऐड करना है स्टेक में। D का एक ही नोड है जो कि एडजेसेंट है, वो C है जो कि ऑलरेडी स्टेक में मौजूद है। हम स्टेक में से C को पॉप करते हैं। पॉप का मतलब ये है कि हम इसको विजिट करते हैं और इसको हम विजिटेड में ऐड करते हैं, और C के एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं हम उनको स्टेक में डालते हैं। C का एक ही एडजेसेंट नोड है E, उसको हम स्टेक में डाल देते हैं। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं और हम
ई को यहाँ से स्टैक में से पॉप करते हैं, इसको विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि इसके एडजेसेंट अगर नोड्स हैं तो हमने उनको स्टैक में ऐड करना है, इसके एडजेसेंट नोड्स नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो स्टैक में अब हमारे पास एक ही नोड बचा है बी, हम उसको पॉप करते हैं, मीन्स उसको विजिट करते हैं और उसको विजिटेड में ऐड करते हैं। अब हमारे पास स्टैक में कोई भी नोड मौजूद नहीं है और अगर हम फाइनल रिजल्ट को देखें तो विजिटेड में ए डी सी ई बी है और ये एरिया हमें ये शो करती है कि हमने स्टार्ट किया ए से, फिर हम डी में गए, फिर सी में गए, फिर ई में और बी में गए। इस तरह से हमने पूरे ग्राफ को विजिट कर लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है। डीएफएस का इस्तेमाल करते हुए ट्रीज की ट्रेवर्सल की जाए तो इसके 3 मेथड्स है। एक है प्री ऑर्डर मेथड है, एक है इन ऑर्डर मेथड और पोस्ट ऑर्डर मेथड। प्री ऑर्डर जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमने इसमें रूट को पहले विजिट करना है, फिर लेफ्ट को करना है, फिर राइट को करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्री है, इसमें सबसे पहले हम रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे और यहाँ पे फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे और राइट में करेंगे। अब ये पूरा इसका लेफ्ट है जो कि विजिट हो चुका है, हम राइट में जाएंगे। राइट वाली इस ट्री का ये रूट है, रूट को हमने पहले विजिट कर लिया, देन हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर हम इसके राइट में जाएंगे और ये एक सब ट्री है, इसका रूट हमने विजिट कर लिया, फिर लेफ्ट में और राइट में। तो प्री ऑर्डर में रूट को पहले विजिट करना है, फिर लेफ्ट को एंड राइट को। सेकंड इसका मेथड है वो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर नाम से जाहिर करता है कि रूट को हमने सेंटर में रखना है, सबसे पहले लेफ्ट में और रूट को फिर राइट को विजिट करेंगे। अगर ये हमारे पास ट्री है तो सबसे पहले लेफ्ट को, फिर हम रूट को, ये देखें ये इसका रूट है, देन राइट को। अब ये इसका लेफ्ट पूरा विजिट हो चुका है, अब हम रूट को और देन यहाँ पे लेफ्ट को, फिर रूट को, फिर लेफ्ट को, फिर रूट को और लास्ट में राइट को विजिट करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर नाम से ही जाहिर है कि हमने रूट को इन द एंड करना है, लेफ्ट को पहले करेंगे और राइट को और एंड में रूट को हम विजिट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट को हम विजिट करेंगे, देन राइट को, आखिर में रूट को। ये लेफ्ट विजिट हो चुका है, हम राइट में जाएंगे, इसके भी लेफ्ट को और इसके लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर एंड में रूट को, फिर एंड में राइट को और आखिर में रूट को विजिट करते हैं। तो ये 3 मेथडोलॉजीज हैं जिसके ज़रिए हम डीएफएस का इस्तेमाल करते हुए ट्रीज को ट्रेवर्स करते हैं। अगर हम कोड को देखें डीएफएस ग्राफ के लिए तो बहुत आसान है। ये हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है, हम ग्राफ इसे पास करते हैं और स्टार्ट नोड पास करते हैं। स्टार्ट नोड हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, यह हमें गिवन होता है। एक विजिटेड हम सेट या एरे हम लेते हैं, स्टार्ट में इसको नन रखते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर ये नन है तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं एक सेट से और इस विजिटेड में हम स्टार्ट नोड को डाल देते हैं और इस स्टार्ट के जो नेबर्स हैं उनको फॉर लूप करते हैं 1 by 1 और उनको नेबर को चेक करते हैं कि अगर वो विजिटेड में नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सप्लोर नहीं हुए, तो रिकर्सिव फंक्शन उसके लिए हम कॉल करते हैं और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता है। सेम इज़ द केस विद जावास्क्रिप्ट कोड और C++ हो, जावा सबका कोड सेम है, अगर आपको ये समझ आया हो तो। अब हम ट्री ट्रेवर्सल की कोड को देखते हैं। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये पाइथन का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। हमारे पास ये एक ट्री नोड है जिसके वेरिएबल्स हैं वैल्यू लेफ्ट और राइट। प्री ऑर्डर में आपको पता है कि सबसे पहले हम रूट को प्रोसेस करते हैं, देन लेफ्ट को और आखिर में राइट को। प्री ऑर्डर ये एक फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, उसको नोड पास किया जाता है। यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर नोड है तो सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं उस नोड को और रूट को हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं और एंड में राइट की तरफ। इन ऑर्डर जिसमें कि हम रूट को सेंटर में प्रोसेस करते हैं, पहले लेफ्ट को, रूट को और एंड में राइट को। तो जब हम इन ऑर्डर जब फंक्शन कॉल किया जाता है, हम चेक करते हैं कि वो नोड एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, फिर उस नोड को प्रोसेस करेंगे और एंड में राइट को प्रोसेस करेंगे। पोस्ट ऑर्डर की जिसमें हमने उस नोड को और रूट को एंड में प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, राइट को प्रोसेस करेंगे और एंड में रूट को प्रोसेस करेंगे। तो ये कोड था ट्री ट्रेवर्सल का कि जिसमें हम ट्री को के नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसके लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं और ये पाइथन का कोड है, जबकि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने थॉट प्रोसेस को समझा हो
तो कोड अब आपके लिए कोई इशू नहीं है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ DFS एल्गोरिदम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि इसमें कितने नोड्स हैं और कितने एजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं OV+E, यहाँ पे V नोड्स हैं और E एजेस है। जितने ज़्यादा नोड्स होंगे इतने ही ज़्यादा एजेस होंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो डिपेंड करती है नोड्स पे, जितने ज़्यादा नोड्स होंगे इतनी ही उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, लेवल्स ज़्यादा होंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च भी एक एल्गोरिदम है कि जिसमें हम ग्राफ या किसी ट्रीज के नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये बेसिकली वर्क करता है, ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च लेवल बाय लेवल वर्क करता है और ये किसी भी नोड से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीज की बात करें तो रूट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्यू लेते हैं। आपने देखा होगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम स्टेक लेते हैं, जबकि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू लेते हैं। और इसमें भी हम एक विजिटेड एरे लेते हैं जो कि रिविजिटिंग को अवॉइड करता है। और अगर आप देखें कि ये ग्राफ है तो ये एक लेवल है, दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, तो आप देखें कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में ये इस लेवल को कंप्लीट करेगा, फिर इस लेवल को कंप्लीट करेगा, फिर इस लेवल को कंप्लीट करेगा। इसकी वर्किंग पे अगर आप एक नज़र डालें तो हमने इसमें क्यू लिया है और विजिटेड एरे या सेट लिया है। लेट्स से कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो हम ए को विजिटेड में डालेंगे और इसके एडजेसेंट को बी को हमने क्यू में ऐड करना है। इसके बाद हम बी को हम एक्सप्लोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, विजिट करेंगे। तो बी को हमने विजिटेड में डाला, इसका जो भी एडजेसेंट है सी और डी, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्यू में डाला। हम चाहें तो डी को पहले डाल सकते हैं या सी को पहले डाल सकते हैं। हमने सी को पहले डाल दिया, फिर उसके बाद डी को क्यू में डाल दिया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, चूंकि ये क्यू है, क्यू में जिसको पहले हम ऐड करते हैं उसको पहले निकालते हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो हमने ये सी को हमने निकाला और उसको विजिटेड में डाला और सी का जो भी एडजेसेंट है उसको हमने क्यू में डाल दिया, उसके एंड में डाल दिया, क्यू के एंड में। अब यहाँ पे हम डी को पॉप करते हैं, डी को यहाँ पे निकालते हैं, विजिट करते हैं, ये डी है तो इसका जो भी एडजेसेंट है उसको हमने क्यू में डाल दिया, लेकिन एंड में डाल दिया। अब हम ई को यहाँ से पॉप करते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि ई का जो भी एडजेसेंट है तो हमने उसको क्यू में डालना है, लेकिन एडजेसेंट कोई नहीं है, डी था वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, हमने रिविजिटिंग को अवॉइड करना है। तो अब हमारे पास एफ़ है, हम उस एफ़ को यहाँ से पॉप करते हैं, निकालते हैं और उसको विजिटेड में डालते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्यूब हमारी बिल्कुल खाली है, इसका मतलब है कि हमारा पूरा ग्राफ विजिट हो चुका है। अगर हम कोड की बात करें BFS की, तो BFS एक फंक्शन लेंगे रिकर्सिव, उसको ग्राफ और स्टार्ट नोड पास करेंगे, विजिटेड एक सेट लेंगे और स्टार्ट को हम क्यू में डाल देते हैं और स्टार्ट को विजिटेड में भी डाल देते हैं। क्यू को हम लूप करेंगे और क्यू में से नोड को पॉप करेंगे, तो ये नोड हमारे पास आया, इसको प्रोसेस करते हैं, प्रिंट करते हैं और इस नोड के नेबर्स को हम 1 बाय 1 लूप करते हैं। अगर नेबर्स विजिटेड में नहीं है तो दो काम करेंगे, उस नेबर को क्यू में भी डालेंगे और उसको विजिटेड में भी डालेंगे। क्यू में डालने के बाद वाइल लूप चलेगा और उसको प्रोसेस करेगा। सेम कोड है जावास्क्रिप्ट का, आप देख सकते हैं। ट्रीज के कोड की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम है। हम रूट इसमें पास करते हैं, अगर रूट नहीं है, ये ट्री खाली है तो हम रिटर्न करते हैं, अदरवाइज रूट को हम क्यू में डालते हैं, क्यू को हम लूप करते हैं और हम क्यू में से पहले एलिमेंट को पॉप करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर हम इसका लेफ़्ट देखेंगे, लेफ़्ट अगर है तो उसको क्यू में डाल देंगे, अगर राइट है उसके बाद तो उसको भी क्यू में डाल देंगे और क्यू में ये प्रोसेस वाइल लूप के ज़रिए रिपीट करेंगे। कुछ रूल्स BFS में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नोड या रूट को स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं और आप तमाम नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, आप नोड को रिपीट नहीं करेंगे और ग्राफ को ब्रेड्थ वाइज हम BFS में एक्सप्लोर करेंगे। BFS की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमने फाइंड करना हो तो BFS का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल डिटेक्शन करनी हो किसी भी ग्राफ में, साइकिल एग्जिस्ट करता है। कनेक्टेड कंपोनेंट्स को मालूम करना हो, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए
इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग होती है। नेटवर्क राउटिंग के लिए BFS का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BFS की डिपेंड करती है कि उस ग्राफ में कितने नोड और एजेस हैं। अगर वो ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा और कम है तो कम लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ़ नोड्स पे डिपेंड करती है कि अगर नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी उसकी प्रोसेसिंग के लिए। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ है UV और ये भी एक ग्राफ है U एंड V। क्योंकि यहाँ पर H में एरो है तो इसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, और ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। ये भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ये भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ये साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ है, ये एसाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा एक साइकिल है और इसमें साइकिल नहीं है, यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है। टेक्निकली अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहें साइक्लिक और एसाइक्लिक को, तो हमें इन डिग्री का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस वर्टेक्स का या इस नोड की इन डिग्री क्या है? 0 है। इन डिग्री कहते हैं कि इसकी तरफ कितनी एजेस आ रही हैं। इसकी तरफ कोई भी एज नहीं आ रही, इसकी डिग्री 0 है। और इसकी डिग्री 1 है, इसकी तरफ एक एज आ रही है। यहाँ पर देखें तो इसकी भी इन डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। इन सब की तरफ एजेस एक एक आ रही है। यहाँ पर इसको देखें तो इसकी डिग्री 0 है, इसकी तरफ कोई एज नहीं आ रही है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो एसाइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऐसा हो जिसकी इन डिग्री 0 हो, उसको एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में एसाइक्लिक ग्राफ के साथ साथ ग्राफ का डायरेक्टेड होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या है और एसाइक्लिक ग्राफ क्या है। तो हम बात करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को डिटेल से। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग होती है कि जिसमें हम नोड्स को अरेंज करते हैं, एक खास अंदाज में अरेंज करते हैं। लेकिन ग्राफ हमारे पास डायरेक्टेड और एसाइक्लिक ग्राफ हो तो हम नोड्स को इस तरह से अरेंज करें कि अगर U और V उनका एक रिलेशन हो तो U पहले आए और V बाद में आए। यहाँ पर U एंड V है, इसी तरह के U एंड V का एक बहुत रिलेशन, कॉम्प्लेक्स रिलेशन होगा। तो पहले U आए फिर V आए, यानी एक डिपेंडेंसी जो सेट हो रही है उस डिपेंडेंसी को हम उसी ऑर्डर में हम सॉर्ट करें तो उसको कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसको हम थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर वही पॉइंट आता है कि ये सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ्स में काम करता है। डायरेक्टेड ग्राफ जिनमें के ये जो एज है उसके साथ एरो हो, और ये ऐसे ग्राफ्स के साथ काम नहीं करता है जिनके साथ साइकिल हो। अगर साइकिल हो तो फिर एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है, इसलिए उनके साथ ये काम नहीं करता है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 को एक्सप्लोर करेंगे, 3 को एक्सप्लोर करेंगे, 4 को एक्सप्लोर करेंगे और 5 को एक्सप्लोर करेंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम यूं भी कर सकते हैं कि 1 के बाद 2 में गए, 3 में गए, 5 में गए और फिर 4 में गए। इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। यानी एक ग्राफ की टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक या एक से ज़्यादा अंदाज में हम कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक कोहेरेंस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए, BFS बेस्ड है, या हम DFS बेस्ड मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कोहेरेंस एल्गोरिदम को पढ़ते हैं कि इसके ज़रिए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे की जाती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम तमाम नोड की पहले इन डिग्री को कंप्यूट करते हैं। इसकी इन डिग्री 0 है, इसकी इन डिग्री 1 है, इसकी इन डिग्री 2 है, क्योंकि 2 एजेस इसकी तरफ आ रही हैं। इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है, इनकी हर नोड की इन डिग्री को कंप्यूट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्यू लेते हैं और यहाँ पे एक रिजल्ट लेते हैं। जितने भी नोड्स जिनकी इन डिग्री 0 है उनको हम क्यू में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक ही इन डिग्री 0 है, हमने इसको क्यू में ऐड कर लिया। क्यू में ऐड करने के बाद हम इसको क्यू से निकाल के रिजल्ट में डाल देते हैं। हमने इसको रिजल्ट में डाल दिया इसको, और उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनकी इन डिग्री को -1 करते हैं। तो ए के एडजेसेंट जो नोड्स हैं वो 2 हैं, बी और सी है। इन दोनों को हम इनकी इन डिग्री को -1 करते हैं। तो ये 1 से हो जाएगा 0 और ये 2 से हो जाएगा 1। उसके बाद इस ग्राफ को, जो रिमेनिंग ग्राफ है, उस पे यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है कि वो नोड जिसकी इन डिग्री 0 है उसको क्यू में डालते हैं। अब देखें बी की जो इन डिग्री है वो 0 है, बी को हम क्यू में ऐड करेंगे और बी को हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लेंगे और रिजल्ट
में डालेंगे। जब हम B को रिजल्ट में डालते हैं तो B से जो एडजेसेंट नोड है उसकी इन डिग्री को हम -1 करेंगे, तो ये 1 था, -1 करने के बाद ये हुआ 0। अब ये रिमेनिंग ग्राफ है, इसमें हम फिर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो नोड जिसकी इन डिग्री 0 है उसको हम यहाँ से लेंगे और क्यू में डालेंगे, तो नोड C को हम यहाँ से लेंगे क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 है। उसके बाद नोड C को हम यहाँ से पिक करेंगे और इसको रिजल्ट में डाल देंगे। रिजल्ट में डालने के बाद C के साथ जितने भी एडजेसेंट नोड्स है उनकी इन डिग्री को -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो ये 0 और ये 2 से 1 हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग ग्राफ है इस पे हम अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो 0 इन डिग्री वाले नोड को हम यहाँ से पिक करेंगे जो कि D है। D को हम यहाँ से लेंगे और इसको Q में डालेंगे और इससे रिलेटेड जो है एडजेसेंट नोड है उसकी इन डिग्री को एक माइनस करेंगे तो 1 से ये होगा 0। इसको हमने D को हमने यहाँ पे ऐड करना था और उसके बाद ये प्रोसेस हमने किया। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है, GE है, तो इसको हम Q में डाल देते हैं। Q में डालने के बाद इसको यहाँ से हम उठा के E को उठा के हम रिजल्ट में डाल देते हैं और आगे अगर इसके एडजेसेंट कोई वर्टेक्स है तो उसकी इन डिग्री को -1 करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आया ABCDE। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो गई है कहन्स एल्गोरिथम की बेस पे। बहुत सिंपल एल्गोरिथम था। इसमें कंप्यूट करते हैं इन डिग्री को और वो वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है उसको Q में डालेंगे, फिर Q से हम निकाल के रिजल्ट में डालेंगे। रिजल्ट में डालने के बाद उसके एडजेसेंट जो भी वर्टेक्सेस हैं उनकी इन डिग्री को -1 करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे रिमेनिंग जो ग्राफ है उसमें कोई किसी वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है तो उसको हम उठा के Q में डालेंगे, Q से रिजल्ट में डालेंगे और उसके एडजेसेंट जो भी वर्टेक्सेस हैं उनकी इन डिग्री को -1 करेंगे। ये प्रोसेस जब हम करते जाएंगे तो तमाम नोड्स एक्सप्लोर होंगे और वो सॉर्ट होंगे और उस सॉर्टिंग को हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके कोड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे ये पाइथन का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। पाइथन के कोड को जरा देख लें। फंक्शन को हम एक ग्राफ पास कर रहे हैं और सबसे पहले जितने भी नोड्स हैं उस ग्राफ में उनकी इन डिग्री को 0 से सेट करते हैं। फर्स्ट टाइम 0 से सेट करते हैं। उसके बाद इन ग्राफ को के नोड्स को हम ट्रैवर्स करते हैं और उनकी इन डिग्री को सेट करते हैं। यहाँ पर इनकी इन डिग्री जो भी है वो सेट हो रही है। उस ग्राफ के नेबर्स लेंगे, उन नेबर्स के नेबर्स लेंगे और उनमें इन डिग्री को प्लस करते हुए जाएंगे तो उनकी इन डिग्री सबकी जो भी होगी वो सेट होगी। किसी की 0 होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, जो भी होगी ये पीस ऑफ कोड इन डिग्री को सेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि वो नोड जिनकी इन डिग्री 0 है उनको हम Q में डाल देते हैं और हम एक रिजल्ट नाम की लिस्ट या एरे हम लेंगे। Q को हम लूप करेंगे। लूप करने के बाद Q में जो भी एलिमेंट है उसको हम पिक करेंगे Q से उस नोड को पिक करने के बाद उसको रिजल्ट में डालेंगे। रिजल्ट में डालने के बाद उस नोड के जो भी नेबर्स हैं उनकी इन डिग्री को -1 करेंगे। -1 करने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि अगर किसी भी नोड की इन डिग्री 0 है तो उसको Q में अपेंड करेंगे और Q को दोबारा से लूप करते जाएंगे जब तक कि Q खाली ना हो, एम्प्टी ना हो, और आखिर में हम रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। सेम कोड जावास्क्रिप्ट का है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की इंट्यूएशन सेम है, सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पूरी इंट्यूएशन को समझ चुके हैं तो ये कोड अब आपके लिए बहुत आसान है। अब हम देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग DFS। हमने कहन्स एल्गोरिथम को देखा कि जिसमें हम BFS बेस्ड हम सॉर्टिंग कर रहे होते थे और अब हम DFS मेथोडोलॉजी के जरिए हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है। ये ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है, एसाइक्लिक ग्राफ है। एसाइक्लिक कैसे है कि इसकी देखें इन डिग्री 0 है, तो इसकी मेथोडोलॉजी DFS की थोड़ी डिफरेंट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। DFS मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं। ये B नोड है, इसकी अगर आप इन डिग्री देखें तो 0 है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको विजिट करते हैं। जिस नोड को हम विजिट करते हैं उसको हम विजिटेड सेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक विजिटेड सेट चाहिए और एक स्टैक चाहिए। जिस नोड को हम विजिट करेंगे उसको हम विजिटेड सेट में डाल देते हैं। उसके बाद उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को हम विजिट करते हैं। हमने A को विजिट कर लिया, अब हम A को इस विजिटेड सेट में डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि A का कोई और एडजेसेंट वर्टेक्स है तो हम उसको विजिट करेंगे। है C तो हम C को विजिट करेंगे और C को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। देन C के बाद हम D में गए, D को विजिट कर दिया और हमने उसको यहाँ पर ऐड
कर लिया। यहाँ पे ए के बाद हम डी में भी जा सकते थे, फिर सी में, फिर ई में भी जा सकते थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक से ज्यादा हो सकती है। हमने पाथ चूज किया है बी से ए, सी, फिर डी, फिर उसके बाद हम डी के बाद हम जाएंगे ई की तरफ। हम ई में गए, ई को हमने विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब ई से आगे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं वर्टिसेस को, तो ई से आगे कोई और वर्टिस नहीं है। हम यूं कह सकते हैं इसके सारे जो है वर्टिसेस एडजेसेंट वो विजिट हो चुके हैं। जब हम किसी नोड के सारे वर्टिसेस को विजिट करते हैं तो हम उसको फिर यहाँ से रिमूव करते हैं। अब क्यू से हम निकाल के उसको हम स्टैक में डाल देते हैं। स्टैक में डाल दिया, ये हमने यहाँ से ई को निकाल दिया। उसके बाद क्यू में हम देखते हैं डी है, हमने डी को पिक किया और चेक करते हैं कि इसके कोई एडजेसेंट ऐसे वर्टिसेस हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। इसके भी सारे वर्टिसेस एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल के स्टैक में डाल देते हैं। देन हम विजिटेड सेट में चेक करते हैं तो हमारे पास सी है, सी को हम पिक करते हैं और देखते हैं कि इसके एडजेसेंट कोई ऐसे वर्टिसेस हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। इसके भी सारे हो चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास ए है, ए के भी सारे वर्टिसेस एक्सप्लोर हो चुके हैं, ए को हम ऐड करेंगे स्टैक में। और लास्ट में हमारे पास बी है, बी को जब हम यहाँ से पिक करते हैं, पॉप करते हैं और देखते हैं कि इसके भी सारे वर्टिसेस एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो हम बी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद स्टैक में ऐड होने के बाद स्टैक को हम रिवर्स करते हैं, तो कंडीशन होती है बी और सी, डी और ई। तो ये टोपोलॉजिकल इसकी सॉर्टिंग ऐसे हो गई। तो ये जो मेथड है इसको DFS कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, हम एक वर्टेक्स को लेते हैं, उसको क्यू में डाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स में जाते हैं, उसके एडजेसेंट उनको एक्सप्लोर करते हैं। जहां पर हम डेड एंड में आ जाते हैं, डेड एंड मींस अब अनएक्सप्लोर्ड और वर्टिसेस नहीं है, तो हम उस वर्टेक्स को उठा के स्टैक में डालते हैं। फिर विजिटेड सेट में हम देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्टेक्स था, उसके अगर मजीद कोई वर्टिसेस रहते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं और उनको सेट में डाल देते हैं। अगर नहीं है तो उसको पॉप करके स्टैक में डाल देते हैं। इस तरह से हमारी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है यूजिंग DFS। अब हम इस DFS मेथड के कोड को हम देखते हैं। ये पाइथन का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहले हम इस फंक्शन को पास करते हैं ग्राफ, और दो चीजें हमें चाहिए, एक विजिटेड सेट चाहिए और एक हमारे पास स्टैक की जरूरत है। ये हमने ले लिया। एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं DFS के नाम से, इसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये पीस ऑफ कोड चलेगा। ग्राफ में से हम नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं। तो पहला जो नोड आएगा उसको हम देखते हैं कि अगर वो विजिटेड में नहीं है तो DFS कॉल करते हैं, यानी विजिटेड इस सेट में। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको विजिटेड सेट में डाल देते हैं और उसके नेबर्स को लूप करते हैं। और नेबर्स अगर विजिटेड में नहीं है तो DFS कॉल करते हैं, मींस उनको हम विजिटेड में डालते हैं। जब इसके सारे नेबर्स एक्सप्लोर हो जाते हैं इस नोड के, तो उस नोड को स्टैक में डाल देते हैं। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि सारे नोड्स इसी तरह नोड्स जो है वो विजिटेड में जाएं और उनके एडजेसेंट नोड्स एक्सप्लोर हों। तो फिर उनको वन बाय वन हम स्टैक में डालते हैं। इन द एंड हम स्टैक को रिवर्स करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं। तो रिवर्स का ये मेथड है पाइथन में, आपको पता है। और जावास्क्रिप्ट का कोड भी देखें तो सेम इंट्यूएशन है, लेकिन सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज थर्ड प्रोसेस दोनों का सेम है। हमने देखा कहन्स एल्गोरिथम और DFS अप्रोच, दोनों अप्रोचेस में क्या फर्क है। ये कहन्स एल्गोरिथम आपने देखा इटरेटिव है और DFS रिकर्सिव है। कहन्स एल्गोरिथम में हम डायरेक्टली बिल्ड करते हैं, जबकि इसमें DFS में हमें स्टैक की जरूरत है। साइकिल डिटेक्शन कहन्स में आसान है, जबकि इसमें हमें इम्प्लिसिटली हमें यूज करना होता है। कहन्स एल्गोरिथम लार्ज ग्राफ के लिए वेल सूटेड है, जबकि स्मॉलर ग्राफ्स के लिए जो कि रिकर्सिव फ्रेंडली हो वहां पर हम DFS इस्तेमाल करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की एप्लीकेशन से टास्क शेड्यूलिंग करना हो, डिपेंडेंसी डिटेक्ट करना हो, कोई प्री रिक्विजिट्स को हमने अरेंज करना हो, सिस्टम्स को बिल्ड करना हो। एक जनरल एग्जांपल ये है, स्कूल जाने के लिए पहले शर्ट, फिर हुडी और फिर स्कूल जाएंगे। अंडरवेयर, पैंट और उसके बाद हम बेल्ट बांधेंगे। सॉक्स के बाद शूज पहनेंगे और स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिपेंडेंसीज को अरेंज कर रहे हैं और प्री रिक्विजिट्स को पहले प्रोसेस करना, फिर मेन टास्क को करना। ये तमाम चीजें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के जरिए होती हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है इसके वर्टिसेस और एजेस। जितने वर्टिसेस और एजेस ज्यादा होंगे इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते हैं और हर सब प्रॉब्लम को एक बार हम सॉल्व करते हैं और उस रिजल्ट को हम रीयूज करते हैं। इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेमोराइजेशन है, टैबुलेशन है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे, सब प्रॉब्लम्स वो ओवरलैपिंग होंगे, वो प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हों, तब ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है
F5। हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं F4 में, F3 में, फिर F4 को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, स्मॉलर प्रॉब्लम्स में हम ब्रेक डाउन करते हैं, F3 को भी ब्रेक डाउन करते हैं, F2 को भी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मीन्स F1 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो ये प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक तो हमने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व किया, F1 को हमने एक दफा सॉल्व किया, इसके रिजल्ट को हमने स्टोर किया। नेक्स्ट टाइम F1 को यहाँ जितनी जगह ये आ जाए हम बार बार सॉल्व ना करें, बल्कि एक बार जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इसके रिजल्ट को हम यूज करें। इसी तरह F3 देखें, यहाँ पर भी है और F3 यहाँ पर भी है, तो हम इसको एक बार सॉल्व करें और इस रिजल्ट को हम दूसरी बार यहाँ इस्तेमाल करें, तो इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को डिटेल से हम इस चैनल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के चैनल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत आसान है, बहुत एफिशिएंट एक टेक्निक है जिसमें हम बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होंगे उनको एक बार सॉल्व करते हैं और रीयूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम की। ग्रीडी एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम है, उसको सब प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड किया है और हर स्टेप में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे। इसमें ओवरऑल प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, इसी लोकल स्टेप को कंसीडर करते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और इसमें भी अप्लाई करते हैं। और जब हम इनको सम करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ट ऑप्टिमल इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इस टेक्निक को ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टीज और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है। ग्रीडी चॉइस में क्या है कि हम जो सॉल्यूशन है वो लोकल स्टेप पे हम अप्लाई कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल, और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर ये है कि जब हम इनको सम करें तो हमें ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बेस्ट पॉसिबल वे में, तो इसको ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं। इसी तरह बैक ट्रैकिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं पोटेंशियल पाथ्स को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब भी किसी पाथ में हम डेड एंड में आ जाते हैं या एक ऐसे पाथ में आ जाते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई ना हो, तो बैक ट्रैक करते हैं, हम वापस आ जाते हैं। इसको बैक ट्रैकिंग कहा जाता है। 2 पॉइंटेड टेक्निक में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 पॉइंटर्स लेते हैं, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर लेते हैं, और आमतौर पर सॉर्टेड एरेज या रेंजेस वगैरह में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने 2 एलिमेंट्स को सम करके 6 आ जाए। 2 ऐसे एलिमेंट्स को सम करना है कि टारगेट 6 आ जाए, तो हमने एक पॉइंटर लिया लेफ्ट, दूसरा पॉइंटर लिया राइट, इन दोनों को सम करें तो यहाँ पे 7 आ जाता है। अब लेफ्ट को आगे मूव करते हैं और राइट को पीछे मूव करते हैं। अब आप देखें 2 + 4 6, तो अभी हमारा सोल्यूशन अचीव हुआ। सिर्फ एक स्टेप के बाद हमारा सोल्यूशन अचीव हुआ। इसी प्रॉब्लम को अगर आप सोचें कि आप लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला था, लेकिन पॉइंटर्स की मदद से हमारा सोल्यूशन बहुत आसान हुआ। ये आमतौर पर पेयर सम्ड वगैरह को मालूम करने के लिए या किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।